हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेईई 2024 एग्जाम के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी के अंदर सिलेक्टेड कैंडिडेट के जोन प्रेफरेंस का रिजल्ट कल आ गया है। आज इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि भाई जोन प्रेफरेंस किस तरीके से भरा जाता है, किस कैंडिडेट को कौन सा जोन किस प्रकार से मिला है, और ये जोन प्रेफरेंस के रिजल्ट के बाद अब आगे जो आपको अटेस्टेशन फॉर्म, मैरिज की डिक्लेरेशन, मेडिकल का सर्टिफिकेट जमा करवाना है, वो वाली चीजों में आपके कुछ डाउट थे, उन सभी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, जो सीपीडब्ल्यूडी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर जब आप सर्कुलर के अंदर जाएंगे तब आपको ये जितने भी नोटिस वगैरह आते हैं, भाई आपको कौन सा जोन मिला या आगे भाई जो भी आपकी कम्युनिकेशन वगैरह होती है, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है सर्कुलर वाला ऑप्शन है यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए सबसे पहला नोटिस यही है, अलोकेशन ऑफ रीजन ऑफ जेई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ऑफ एग्जाम 2024, यानी जिन बच्चों का 2024 एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन हुआ है उनके जोन प्रेफरेंस का रिजल्ट। और अब की बार काफी सरप्राइजिंग यही था कि भाई किसी भी कैंडिडेट को नॉर्थ जोन नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है नॉर्थ जोन के अंदर जितने भी सीटें थी वे सारी की सारी ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। कोई भी नॉर्थ जोन के अंदर अब सीट नहीं बची हुई है। अब जितनी भी सीट बची हुई है वे वेस्ट, ईस्ट और साउथ जोन के अंदर बची हुई है। तो जो फ्यूचर में एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं उनके लिए भी एक अंदाजा सा मिल गया होगा कि भाई सीटें क्या है टाइम के साथ कम होती हुई जा रही हैं, क्योंकि जो सीटें वे ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। और अगर आपकी फर्स्ट रैंक भी आती है तो जरूरी नहीं है कि भाई जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है आपको वही मिले। जैसे इस लिस्ट के अंदर देखिए जो सिविल के कैंडिडेट हैं उनमें फर्स्ट रैंक किसकी है, अमित कुमार मिश्रा की, और इनको कौन सा रीजन मिला है, उनको वेस्ट रीजन मिला है। लेकिन इन्होंने फिल क्या किया था, सिविल के अंदर जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट है उन्होंने नॉर्थ रीजन फिल किया था, लेकिन इनको वेस्ट रीजन मिला है। और उसी तरीके से आप दूसरे बच्चों की भी देख सकते हैं जिन्होंने भाई अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भरी थी उनमें से वो किसी को भी नहीं मिली है। जैसे 6th रैंक वाली भाई कोई स्टूडेंट है, उन्होंने भाई अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको भरी थी, साउथ वाली, और उनको साउथ रीजन ही मिल गया। तो नॉर्थ वाला तो किसी को मिला ही नहीं है अब की बार, वो आप इस लिस्ट के अंदर देख ही सकते हैं। उसके अलावा कई बच्चों को ये डाउट होता है कि भाई सर सीपीडब्ल्यूडी के ऑफिस कहाँ कहाँ पे है। तो देखो जैसे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली ना, इसके अंदर इंडिया का मैप बना हुआ होगा, पैन इंडिया प्रेजेंसी लिखा हुआ है ना, आपको इसके ऊपर क्लिक करना तो इंडिया का मैप आ जाएगा। अब मान लो मेरे को ये देखना उत्तर प्रदेश में सीपीडब्ल्यूडी कहाँ कहाँ पे है, तो मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर क्लिक करूंगा तो सारे ऑफिस उसके लिस्ट आ गई सभी ऑफिसों की। तो एडीजी लखनऊ वाला इसके ऊपर मैं शो डिटेल करूंगा और इसके अंदर भाई लिस्ट एम्प्लॉय वगैरह सारी डिटेल वगैरह कौन से एड्रेस पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप ऑफिस की लोकेशन देख सकते हो किसी भी रीजन में। अब मान लो अब की बार कई बच्चों को वेस्ट मिला तो महाराष्ट्र के दिखा देता हूँ आपको। महाराष्ट्र पे आपने क्लिक किया तो इस तरीके से महाराष्ट्र में इतने सारे ऑफिस हैं। मान लो नागपुर वाला देखना तो उसको मैं शो पे क्लिक करूंगा, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप ऑफिस की लोकेशन देख सकते हो। अब भाई हम आगे देख लेते हैं कि भाई ये जो रिजल्ट आया जोन प्रेफरेंस के बाद, इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म सबमिट करना होता है। तो अटेस्टेशन फॉर्म, मेडिकल वगैरह वो चीज़ें कैसे करेंगे। वैसे तो एक मेरी ऑलरेडी वीडियो है सीपीडब्ल्यूडी जेईई रीजन प्रेफरेंस मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करें, आप उसको भी देख सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो आप कह सकते हो रिपीट होने लग रही है, या भाई अब नया रिजल्ट आया तो इसको मैं नए सिरे से बनाने लग रहा हूँ। तो सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये आपने जब पहले से बना ही रखा होगा। अब ये जितने भी फॉर्म है ना, ये आपको सबमिट कहाँ पे करने हैं, ये इन्होंने एड्रेस दे रखा है। जो आपकी ये लिस्ट आई है ना, इस लिस्ट के अंदर ही आपका एड्रेस दे रखा होगा कि भाई आपको ये सभी डॉक्यूमेंट वहां जमा करवाने हैं। वो मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। जो ये पीडीएफ है इसके अंदर जो लास्ट पेज है उसके अंदर देखिए, सिविल में तो किसी को नॉर्थ जोन मिला ही नहीं है। नॉर्थ जोन केवल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल वालों को ही मिला है। तो आप इस वाले एड्रेस के ऊपर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वही सेफ रहता है। मेल भी कर देना और स्पीड पोस्ट भी कर देना। मेल आईडी यहाँ पे दे ही रखी है। उसी तरीके से साउथ रीजन वाले यहाँ के ऊपर स्पीड पोस्ट करेंगे, ईस्ट वाले यहाँ करेंगे और वेस्ट वाले यहाँ पे। भाई वेस्ट रीजन का हेडक्वार्टर यहाँ मुंबई के अंदर हो गया जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है। ईस्ट रीजन की जो ट्रेनिंग होती है वो कलकत्ता में, साउथ रीजन वाले की चेन्नई में। तो यहाँ आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको पहले से बता रखा था कि भाई आपको बना के अपने पास रख लेने हैं। हो सकता है भाई आपने मेडिकल 2 महीने पहले बनवाया हो, लेकिन उस चीज़ की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपसे पहले ही कह दिया था, जब आपसे जोन प्रेफरेंस मांगे गए थे उस टाइम भी कहा था भाई मेडिकल बनवा के रख लो। तो अब आपने बनवा के रख लिया होगा, तो सिंपल आपको स्पीड पोस्ट करना है इस वाले एड्रेस के ऊपर। सभी को एक भाई एनवलप के अंदर डालना है जितने भी डॉक्यूमेंट, और उसको स्पीड पोस्ट कर देना। और क्या करना है आपको, ओरिजिनल वाला ही करना है। आपको ओरिजिनल वाला ही करना है और उसकी आप अपने पास भाई स्कैन करके एक कॉपी अपने पास भी रख सकते हैं। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे नील आ जाएगा, भाई उसकी एज कितनी है कैंडिडेट की। अच्छा, यहाँ उसका नेम आएगा, यहाँ कैंडिडेट की एज आएगी,
यहाँ उसके साइन आएंगे, यहाँ कैंडिडेट की एक फोटोग्राफ आ जाएगी, यहाँ मेडिकल ऑफिसर के साइन आएंगे। और इसमें देखिए, द ऑफिसर मेकिंग दिस सर्टिफिकेट शुड बी ए सिविल सर्जन और ए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल है ना, आपको कोशिश करनी है आप ये जो मेडिकल का सर्टिफिकेट है वहीं से बनवाएं। और कौन इसके ऊपर साइन करेगा? सिविल सर्जन साइन कर सकता है, या फिर डीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है, इनमें से किसी एक के आपके इस पे साइन होने चाहिए। अच्छा रहेगा आप सिविल सर्जन या सीएमओ के ही साइन करवा लें। यहाँ आपकी डिक्लेरेशन आ जाएगी, भाई आपका नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, क्या आपको कभी इनमें से कोई प्रॉब्लम हुई है तो इसमें नो कर देना आप, ठीक है। वैसे तो भाई सबको पता है, फीवर तो सभी को होता रहता है, लेकिन आपको नो कर सकते हो। आपकी लास्ट वैक्सीनेशन कब हुई थी? तो भाई अगर आपको याद नहीं है तो भाई आप सिंपल ईयर लिख सकते हो, भाई 2021 में कोरोना की वैक्सीन लगी थी, या बचपन में कोई लगी होगी, तो रैंडमली आप कोई भी ईयर लिख सकते हो इसके अंदर। अपनी फैमिली की डिटेल देनी है, भाई फादर की एज कितनी है, और अगर डेथ हो चुकी है तो उसकी आप यहाँ डिटेल दे सकते हो। ब्रदर्स कितने हैं? कई बच्चे मैंने देखा इसमें गलती कर रखी थी, उन्होंने फादर के ब्रदर लिख दिए। फादर के नहीं लिखने, आपके ब्रदर्स लिखने हैं। जो कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेट अपने ब्रदर्स की डिटेल देगा। नीचे भाई मदर की और सिस्टर्स की डिटेल आएंगी। डिक्लेरेशन आपको करनी है। जो इसका ये वाला पेज है भाई मेडिकल के अंदर, जो ये आप कह सकते हो दूसरे वाला पेज, और जो ये तीसरे वाला पेज है, ये आपको क्या लेना है? बैक टू बैक प्रिंट लेना है। ये आपको बैक टू बैक प्रिंट लेना है, दूसरा और तीसरा पेज जो इसके अंदर है। फिर आपका अटेस्टेशन फॉर्म आ जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ आपकी क्या करनी है? फोटोग्राफ लगानी है। 5x7 सेंटीमीटर का साइज होना चाहिए। छोटे वाले साइज की फोटो नहीं चलेगी, बड़े साइज की फोटो होनी चाहिए। फोटो के ऊपर फिर आपको क्या करने हैं? अपने सिग्नेचर करने हैं। फोटो के ऊपर ऐसे काउंटर आपने साइन कर देने हैं। और इसके अंदर आपको अपनी डिटेल देनी है। नेम, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भाई किस डिस्ट्रिक्ट में आप पैदा हुए। फिर इसके अंदर डाउट है भाई, प्लेस ऑफ वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम। इसमें देखिए 1 ईयर एट ए टाइम। किसी जगह पे अगर आप 2 महीने रहे हो तो उस चीज़ की डिटेल आपको नहीं देनी। आपको किसकी डिटेल देनी है? जहाँ पे आप 1 साल से लंबे समय से रहे हो। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो 3 महीने एक जगह रहा, 3 महीने एक जगह, 3 महीने एक जगह, 3 महीने एक जगह, तो मैं क्या डिटेल दूं? तो आपको क्या करना, वहाँ आप अपना परमानेंट एड्रेस दे सकते हो। आप क्या दे सकते हो? परमानेंट एड्रेस। इसमें भाई पूरा भर नहीं देना है, इसमें कोशिश करना भाई कम से कम एड्रेस ही लिखो। आप एक क्या लिख सकते हो? अपने कॉलेज का एड्रेस लिख सकते हो। भाई 3 या 4 साल में कॉलेज के अंदर था। अगर भाई इसी साल कॉलेज पूरा हुआ है तो भाई उससे पहले का आप बता सकते हो भाई मैं अपने घर के ऊपर था, ठीक है। कॉलेज आपका 4-5 साल पहले खत्म हुआ तो भाई कॉलेज के बाद आप भाई 3-4 साल से आप अपने घर के ऊपर हो। इस तरीके से आप इसके अंदर डिटेल दे सकते हो। यानी कुल मिला के एड्रेस 2 ही लिखने की कोशिश करना। और अगर भाई आपने कॉलेज आज से 10-15 साल पहले पूरा कर लिया था तो भाई सारी की सारी आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वाली डिटेल ही लिख सकते हो। और 21 साल के बाद के जो हैं वे आपको देने हैं। तो जरूरी नहीं है भाई कोई कैंडिडेट 22 साल का तो 1 साल की डिटेल ही देगा। तो वो क्या करेगा, 2015 से लेके मतलब 15 साल से लेके 21 साल तक की डिटेल दे सकता है। वैसे तो इन्होंने 5 साल लिखा है, वो भी 5 साल की डिटेल देनी है आपको। पर अब भाई बचपन में तो नॉर्मली आप घर पे ही होते हो, तो 7-8 साल की डिटेल लिख देना भाई 2015 से लेके 2020 तक मैं घर पे था, 20 से लेके 24 तक मैं बीटेक कर रहा था, और कॉलेज का एड्रेस लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। फिर फादर मदर, भाई उनका नाम क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, भाई इंडियन है, कहाँ पे उनका जन्म हुआ है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे किसी के फादर कुछ नहीं करते तो भाई फार्मर लिख सकते हैं, बिजनेसमैन लिख सकते हैं, शॉपकीपर लिख सकते हैं, तो उस टाइप से। और भाई प्रजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस, ये सारी डिटेल आप इसके अंदर दे सकते हैं। उसी तरीके से आपको ब्रदर और सिस्टर्स की डिटेल देनी है। स्पाउस, अगर भाई किसी की शादी हो रखी है तो अपने हस्बैंड या वाइफ की डिटेल दे सकता है। उसी तरीके से अगर भाई या बहनों की शादी हो रखी है तो भी आपको डिटेल देनी है। अगर ब्रदर या सिस्टर अगर मैरिड है, ठीक है, तो भी आपको उनकी क्या है डिटेल देनी पड़ेगी, तो भी आपको उनकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपके जो भाई बच्चे हैं अगर वे दूसरे देश के अंदर पढ़ने लग रहे हैं तो आप उनकी डिटेल भी दे सकते हो। वैसे तो भाई मैक्सिमम एज लिमिट इसकी जैसे जनरल के लिए 32 साल है, तो मेरे हिसाब से बच्चे वगैरह तो कम ही कैंडिडेट के होंगे। लेकिन अगर आपका कोई बच्चा है और वो दूसरे देश के अंदर पढ़ने लग रहा है तो उसकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बतानी है भाई, आपकी जब 15 साल की उम्र थी उससे लेके अब तक आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ाई करी है। नॉर्मली मान लो किसी ने 14 साल की उम्र में 10th क्लास कर ली, तो आप यहाँ कहाँ से शुरू करोगे? 10th क्लास से शुरू करोगे। आप 10th की डिटेल दोगे, फिर 12th की दोगे, फिर जो भी आपकी भाई बीटेक या डिप्लोमा है उसकी डिटेल दोगे।
डेट ऑफ एंट्रिंग और डेट ऑफ लिविंग में क्या है? डेट ऑफ लिविंग में तो भाई जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट है वो लिख देना। डेट ऑफ लिविंग में तो सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट है वो लिख देना। और एंट्रिंग में डेट आप क्या लिखोगे भाई? 10th क्लास आप क्या कर सकते हो, 1 अप्रैल 2020 इस तरीके से लिख सकते हो भाई। 12th क्लास 1 अप्रैल 2022 इस तरीके से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 जून, वो 1 जुलाई 2020, या 1 जुलाई 2022 इस तरीके से भी लिख सकते हो भाई। डेट ऑफ एंट्रिंग भाई आपने स्कूल में कोई जाके कागज थोड़ी ना चेक हो रहे हैं भाई आपका एडमिशन किस दिन हुआ। डेट ऑफ लिविंग तो चलो आपने सर्टिफिकेट वाले डेट लिख दी, लेकिन डेट ऑफ एंट्रिंग आप अपनी मर्जी से 1 अप्रैल लिख सकते हो, 1 जुलाई लिख सकते हो। तो जो भी आपका मन करता है वो आप लिख सकते हो, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सारी आसान चीज़ें। इनको बेफालतू में मुश्किल मत बनाया करो। क्या आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी है। अगर प्राइवेट सेक्टर की, अगर भाई आपके पास सारे डॉक्यूमेंट वगैरह, प्राइवेट सेक्टर की डिटेल भी आप दे सकते हो। बाकी तो गवर्नमेंट की ज़्यादा जरूरी होती है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस या पब्लिक सेक्टर के अंदर आपने काम किया तो वो आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हो। अब यहाँ पे बाकी फिर और चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं भाई, क्या आप कभी जेल गए थे, क्या आपको कभी अरेस्ट किया था, तो यस या नो जो भी अप्लीकेबल हो वो आप बता सकते हो। यहाँ आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी है। इसके अंदर बच्चों का एक डाउट और था, ठीक है, जैसे फोटोग्राफ का ये डाउट ले लेता हूँ मैं कि सर इसका हम साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो भाई इसकी जो वर्ड कॉपी है वो ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर मैंने तो आपको दे ही रखी है। जैसे ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेव करके रख रखे हैं, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाता हूँ। जैसे मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको ओपन करता हूँ मैं, चलो वो ओपन होने लग रहा है। तो इसका जो भी साइज वगैरह वो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। देखो अब मान लो इसका साइज मेरे को बड़ा करना है तो इस तरीके से छोटा बड़ा मैं इसको कर सकता हूँ भाई। जो भी आपको सेट करना, अब ये कोई पत्थर की लकीर थोड़ी ना भाई इतना ही साइज रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर सारी चीज़ें फिल करनी होती है। वर्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल है ही। तो आगे बता देता हूँ आगे आपको क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अगर इनमें से किसी का भी आंसर यस है तो उसकी आपको डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। फिर भैया आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन अपने लोकेलिटी का नाम देना है। तो आपके पड़ोस में जो भी 2 पर्सन हो परमानेंट एड्रेस वाले, यहाँ पे कौन से देने हैं? परमानेंट एड्रेस वाले। यहाँ क्या लिखना, उनका नाम लिखना है। जैसे भाई मैंने नाम लिख दिया राहुल, नीचे उसका आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो, जो भी उस पर्सन का फ़ोन नंबर है ये फ़ोन नंबर आ गया। और उसका एड्रेस लिख देना है आपको। एड्रेस किस तरीके से लिखेंगे आप? मान लो कोई लखनऊ में रहता है तो आप एड्रेस लिखेंगे उसका लखनऊ, इस तरीके से आपको लिखना। उसका हाउस नंबर, गली का नाम, उतना एड्रेस नहीं लिखना आपको, बस लखनऊ लिख देना है, नाम लिख देना, फ़ोन नंबर लिख देना है। फ़ोन नंबर लिख देना 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, तो वो अच्छा रहेगा। इन्होंने लिख नहीं रखा, इन्होंने कहा केवल नाम लिखना आपको, लेकिन अगर आप फ़ोन नंबर भी लिखते हो तो वो अच्छी चीज़ रहेगी। आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई, लेकिन घर सेम ना हो, ठीक है। मतलब जिस मकान में आप रह रहे हो वही ना हो, आपके पड़ोस में भाई आपके चाचा रहते हैं, आपके ताऊ रहते हैं, कोई और रहता है, तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर ये डिक्लेरेशन भाई यहाँ आपके साइन आ जाएंगे, डेट और प्लेस। भाई जिस भी तारीख को आप इसको लिखने लग रहे हो यहाँ आप वो डेट लिख देना। अब डेट में भी बच्चों का कन्फ्यूजन है, अरे भाई डेट लिखनी है, तारीख जिस दिन फॉर्म भरने लग रहे हो, इसको भरने लग रहे हो, तारीख लिख दो, कुछ भी तारीख हो भाई। इसमें हम ये लिखें वो लिखें, तो कुछ भी तारीख जो भी हो भरने लग रहे हो लिख देना। इसमें प्लेस जगह का नाम, तो जगह के नाम में एक एक एड्रेस नहीं लिखना होता, बस शहर का नाम लिख दो, जैसे कि पटना, बस उतना, उससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती प्लेस में। इसमें आपको फिल नहीं करना, ये ऑफिस में फिल करेगा, ये वाला पेज खाली रह जाएगा। फिर मैरिज की डिक्लेरेशन, भाई यहाँ आपका नाम आएगा, जो भी अप्लीकेबल हो, श्री, श्रीमती, कुमार, कुमारी, उस पर क्लिक करना है भाई। और जो भी अप्लीकेबल हो उस पर आप क्या कर सकते हो, बाकी चीज़ों को आपको कट कर देना है, केवल उस वाले चीज़ को रहने देना है कि आई एम अनमैरिड या जो भी है अप्लीकेबल। और यहाँ डेट आ जाएगी, जिस भी तारीख को आप इसको भरने लग रहे हो वो तारीख आ जाएगी, यहाँ आपके साइन आ जाएंगे, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ये जगह का नाम आ जाएगा, जैसे जगह का नाम मैंने लिख दिया पटना, बस इस तरीके से। अगर भाई किसी की एक से ज़्यादा शादी हो रखी है तो उसके लिए ये वाला आएगा। अगर आपकी अनमैरिड हो या भाई एक से ज़्यादा आपकी शादी नहीं हो रखी तो ये वाला आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको एड्रेस बता ही दिया, मैं सॉफ्ट कॉपी बता देता हूँ आपको। जैसे ये मेरे वाले डॉक्यूमेंट है सारे, तो शुरू में जो आपका जोन प्रेफरेंस है वो तो आपने भेज ही दिया होगा, ये पोस्ट प्रेफरेंस CPWD। पोस्ट तो क्या है, जोन प्रेफरेंस का था। उसके बाद अब आपको मेडिकल का देना है, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज देनी है और अटेस्टेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज का जैसे मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से सिंपल,
कि भाई टाइप करके भाई आई एम अनएवेलेबल, जो अप्लीकेबल नहीं था उन सारी चीज़ों को मैंने इसमें से काट ही दिया। तो इतना आपको इसमें देना होता है बस। सॉफ्ट कॉपी के अंदर मैं आपको, अच्छा उसके बाद फिर आपको डीबी के फॉर्म भरने होते हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, इसके बाद प्रोसेस ये होगा, आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। कौन से एड्रेस पे बुलाया जाएगा, आपको इस वाले एड्रेस पे बुलाया जाएगा। नॉर्थ वालों को यहाँ पे, साउथ वालों को चेन्नई में, ईस्ट वालों को कलकत्ता में, वेस्ट वालों को मुंबई के अंदर। तो यहाँ पे जो रहने खाने का इंतजाम है, दिल्ली के अंदर तो क्या था, हमें खुद से करना पड़ता था। दिल्ली के अंदर रहने का, खाने का या जो भी अरेंजमेंट होती है वो हमें खुद करनी पड़ती है। लेकिन जो वेस्ट वाला रीजन है, ईस्ट है और ये साउथ है, इसके अंदर मेरे को सुनने में आ रहा है जो CPWD होती है वहीं आपके रहने का और खाने का इंतजाम कर देती है। भाई जो भी फीस होती होगी वो आपकी फीस कट जाएगी। उसके बाद भैया सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको डीवी के लिए बुलाएंगे। तो डीवी फॉरम 1, डीवी फॉरम 2, भाई डिक्लेरेशन ऑफ एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आपको फिल करके देनी पड़ती हैं। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम की बात है और उसके लिए भाई हम आपको अलग से बता देंगे। बाकी कोई उसके अंदर इतना डिफिकल्ट चीज़ होती नहीं। भाई नॉर्मल जो आपसे अटेस्टेशन फॉर्म में चीज़ें भरवाई गई हैं वही सारी चीज़ें डीवी फॉरम 1 में और डीवी फॉरम 2 में आपसे भरवाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से भाई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी आपकी क्लियर हो गई होंगी, कौन सा एड्रेस है, किस में क्या भरना है। तो कोई भी डाउट मैंने आपका इसके अंदर छोड़ा नहीं है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। लेकिन एक चीज़ भाई काफ़ी सरप्राइजिंग थी, अब की बार नॉर्थ के अंदर सिविल वालों के लिए कोई भी सीट नहीं है। जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है उसको भी अपनी मनपसंद की प्रेफरेंस नहीं मिली। अब एक जोन से दूसरे जोन में कैसे जा सकते हैं उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई एक जोन से दूसरे जोन में जाने के लिए काफ़ी सारी टर्म कंडीशंस होती हैं। जैसे कि भाई आप किसी दूसरे जोन में शादी कर लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, भाई आप लड़के हो, तो भाई जो आपकी वाइफ है वो मान लो नॉर्थ जोन के अंदर काम करती है, तो आप अप्लीकेशन दे के कह सकते हो कि जी हमें भी नॉर्थ जोन में ही कर दो। या आपकी वाइफ कह सकती है कि जी हमें जिस भी जोन में आप हो उस वाले जोन में कर दो। आपकी फैमिली में कोई मेडिकल कंडीशन हो वो आप बता सकते हो कि जी मेरी मदर बीमार रहती हैं। लेकिन एक चीज़ है भाई, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ज़्यादातर की उम्र 25 से लेके 30-32 साल होगी, तो सभी के पेरेंट्स 50 या 50+ होंगे। तो ये वाला केस तो सभी लगा देंगे कि जी मेरी मदर बीमार है, मेरे फादर बीमार हैं, क्योंकि उस एज में तो सभी बीमार होते हैं। तो वो वाली चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सभी अप्लाई कर देंगे कि जी हमारे फैमिली में ये वाली दिक्कत है, ये है। तो मेडिकल कंडीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी जो मैंने आपको कपल वाला केस बताया, आप शादी करके अपना जोन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल ट्रांसफ़र का भी रहता है कि भाई आप दूसरे जोन वाले किसी से बात कर लो। भाई जैसे ये वेस्ट वाला लड़का मान लो ईस्ट में जाना चाहता है, ये ईस्ट वाला लड़का वेस्ट में जाना चाहता है, तो आपस में म्यूचुअली बात करके भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बाकी तो अगर आप AE बन जाते हो, क्या बन जाते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हो। अभी असिस्टेंट इंजीनियर नॉर्मली आप 8 से 9 साल में बन सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट हो गए। तो वो बनने के बाद भी भाई आपकी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या हो जाती है, आपकी ऑल इंडिया जॉब हो जाती है आपकी, तब आप दूसरे जोन के अंदर जा सकते हैं। ऑल इंडिया में तो कोई जोन वैसे रहता भी नहीं है, तो आप नॉर्थ से साउथ, साउथ वाले नॉर्थ में, या ईस्ट वेस्ट कैसे भी आप जा सकते हो। तो भाई अब आप अपना जोन कैसे बदल सकते हो वो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अगर आपने इसके लिए अपने आप को भाई एग्ज़ाम दिया है और भाई इसमें सेलेक्ट हुए, तो आप ये मान के चलो कि आपकी अब ऑल इंडिया पोस्टिंग है। क्या आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, मणिपुर, तेलंगाना, केरल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, मतलब ऑल इंडिया जितने भी स्टेट हैं हर जगह CPWD की प्रेजेंस है और किसी भी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको भैया इन्फॉर्मेशन देनी थी अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, उसके बाद का क्या प्रोसेस रहेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। भैया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और अब आगे कितना टाइम लग सकता है, तो भाई 3 से 4 महीने के अंदर हम मान के चल सकते हैं कि भाई आपके जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। ज़्यादा स्पीड से काम करें तो 2 महीने लगा के चलो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था भाई, जोन आप कैसे बदल सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे ही दी है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले भविष्य के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।